हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारा जियोग्राफी का 4th चैप्टर रीडिंग करने जा रही हूँ और उसमें मैंने 1 2 3 चैप्टर पूरे करवा दिए हैं। आज मेरा ये 4th चैप्टर है। देन कल 5 एंड 4 चैप्टर करा दूँगी। इससे हम आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो एंड आपको उससे कुछ लाभ मिल रहा हो। तो आप लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और मैंने रोड मैप वाली वीडियो डाल दी है। 16 डेज प्लानर DSSB एंड BPSC का एग्ज़ाम जो आ रहा है उसके लिए भी वो उतना ही बेनिफिट है जितना कि आपको DSSB में होगा। ठीक है, तो मैंने ये रोड मैप ऐसे बनाया है कि एक रोड मैप और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आप वो रोड मैप देखें और उसके बाद डेली टारगेट से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। उसमें मैं एनसीईआरटी की PDF शेयर कर देती हूँ, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। और जिनके पास टाइम नहीं है वो ईयरफोन लगाएं एंड देन आप सिर्फ रीडिंग सुने और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार रिकॉल कराती हूँ जिससे आपके दिमाग में वो पॉइंट रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेसन। तो ये पार्ट है मानचित्र। गाइस इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, स्पेशली सीटेट में तो बनते ही हैं। ठीक है, सीटेट में क्वेश्चन इससे आते हैं और अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है। ग्लोब से आया था ये क्वेश्चन EMRS में, और DSSB में भी क्वेश्चन आया था। तो मैप को, मानचित्र को भी अच्छे से पढ़ेंगे। जब हमारी एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी तो फिर हम ज्योग्राफी को, आपके पास एक शॉर्ट वीडियो 4-5 मिनट का वीडियो बनाऊंगी। उसमें आधी से ज़्यादा ज्योग्राफी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैप पर ही ड्रॉ करके याद रखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने ग्लोब के बारे में पिछले में पढ़ा था। ग्लोब में अध्ययन की हुई की कुछ सीमाएं होती हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों, गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। यानी कि ग्लोब किस लिए उपयोगी है? ग्लोब पर हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए ग्लोब का यूज करते हैं। पर जब हम अपने ही किसी केवल एक भाग के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे देश, राज्य, जिला, शहर, गांव के बारे में, तो ग्लोब हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। कैसी सतह पर? चपटी सतह पर, क्योंकि मानचित्र हमारा ऐसे होता है ना, पेपर के टाइप। तो चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, ग्लोब हमारा गोल होता है, एक पृथ्वी का आकार होता है। ठीक है, तो लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। कैसा होता है? असंभव होता है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, कुछ तथ्यों को दर्शाता है। मतलब कुछ मानचित्र होते हैं जो छोटे क्षेत्र को दर्शाते हैं एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस किसे कहते हैं? जब सारे मानचित्रों को एक साथ रख देते हैं तो उसे एटलस कहते हैं। यानी कि जो मैप की बुक आती है ना, तो वो उसे हम लोग कहते हैं आप एक एटलस अपने पास रखिए। और मैं आपको कह रही हूँ एक एटलस लेके रख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी फिनिश होते ही 6 क्लास की और फिर 7 8 की फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम लोग मैपिंग करना सीखेंगे। ठीक है, मैपिंग पे अपनी ज्योग्राफी को ड्रॉ करेंगे जिससे हमारे माइंड में सारी चीज़ें अच्छे से फिट हो जाएंगी। ठीक है, तो एटलस कहते हैं, किसको कहते हैं? एक साथ जब मानचित्र इकट्ठे होते हैं उनको हम एटलस कहते हैं। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, ध्यान रखना।
ठीक है, जानकारी इससे प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे बढ़ने थे। तो मानचित्र के प्रकार देख लेंगे आप। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र एंड एक थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? भौतिक मानचित्र में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावच। जो दूसरा शब्द दिया जाता है ना, उस पर ज़्यादा फोकस किया कीजिए, क्योंकि भौतिक मानचित्र हमें लर्न रह जाता है, पर उच्चावच हम भूल सकते हैं। और अगर एग्जाम में उच्चावच ही पूछ दिया तो हमारा आता हुआ क्वेश्चन हम गलत कर आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों शब्द को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। भौतिक मानचित्र किसके लिए होता है? प्राकृतिक आकृति। प्राकृतिक आकृति मतलब जो हमें गॉड गिफ्टेड है, जैसे पर्वत हैं, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, महासागर हैं, ये हमारे प्राकृतिक आकृतियां होती हैं, जिसे भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों या एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र आप समझ सकते हो क्या है? प्राकृतिक आकृतियों वाला। और राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक से याद रखना राज्य, नगरों, शहरों, गांव, विश्व। अगर राज्य की बात कर रहा है तो वो नगर की बात करेगा, शहर की बात करेगा, गांव की बात करेगा, विश्व के देशों की बात करेगा। तो राजनीतिक मानचित्र इसके लिए होता है। ये गाइस ध्यान रखना, इससे इनसे क्वेश्चन बना है। ठीक है, और आगे भी बनेगा, तो ध्यान से पढ़ना। अगला है हमारा थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया है गाइस। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे ना, तब आपको बिलीव होगा कि हाँ मैम सही कह रही थी। तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3। दूरी, दिशा, प्रतीक। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। ओके, तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र एंड राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में प्राकृतिक आकृतियों के बारे में है। राजनीतिक मानचित्र में आपके राज्य, शहर, नगरों के बारे में है। और थीमेटिक मानचित्र यानी कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र और वन उद्योग मानचित्र आदि थीमेटिक मानचित्र होते हैं। और भौतिक मानचित्र का एक नाम और क्या है? उच्चावच मानचित्र। ओके, और मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3। दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, दूरी के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। ठीक है, कब संभव है? मतलब एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को दर्शाती है, जब ही ये संभव हो पाता है। ठीक है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ये लाइन ध्यान रखेंगे। पैमाना क्या होता है? स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच 10 किलोमीटर की दूरी है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपके विद्यालय और आपके घर की दूरी 10 किलोमीटर है तो मानचित्र को उसे किस में दर्शाया जाएगा? 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया जाएगा। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल को 5 किलोमीटर में दर्शाता है। ये क्वेश्चन अभी तक शायद बना नहीं है, पर यह क्वेश्चन इस बार बन सकता है, तो आप ध्यान से देख लेंगे कि अगर 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में दिखाया जा रहा है तो 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखाया जाएगा। ठीक है, आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है,
जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल को 500 किलोमीटर को दर्शाता है, यानी कि मानचित्र 5 सेंटीमीटर स्थल को कितने 500 किलोमीटर में दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, यानी कि तब हम बड़े पैमाने का उपयोग, यानी कि जब गांव शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम क्या करते हैं 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर में दिखाते हैं। ठीक है, अब किलोमीटर को दिखा रहे थे, अब 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। ध्यान रखना, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, सामुदायिक केंद्र, पेड़, खेल का मैदान, कुआं, विद्यालय, दुकानें, विकास घर, शीला का घर, करीम का घर, फलोद्यान, ये सब आपको मैप बनाया गया है। तो उन्होंने देखो ऐसे 50 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर पैमाने, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखें। ये दिशाएं हैं, दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये। ठीक है, और इनके बीच में, इन दोनों के बीच में है तो उत्तर और ये पूरब। ठीक है, इन दोनों के बीच में है तो दक्षिण और पूरब, इन दोनों के बीच में है तो दक्षिण एंड पश्चिम, इन दोनों के बीच में है तो उत्तर और पूरब। ठीक है, ये हमारी रेखाएं हैं। ठीक है, दिशा, अधिकतर मानचित्र में ऊपरी दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसे ऊपरी अक्ष उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। ये देखो, ये उन्होंने चित्र दिया, उसके बारे में बताया। ठीक है, चित्र नंबर 4.1, निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, यानी कि विकास का घर ये है, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र ये है, सामुदायिक केंद्र तो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। और खेल का मैदान कहाँ है? ये है खेल का मैदान, तो ये खेल का मैदान कहाँ होगा? उत्तर और पूरब दिशा में। ठीक है, ये देखिए, विकास के घर से उसने पूछा सामुदायिक केंद्र उत्तर दिशा में, और विकास के घर से खेल का मैदान क्या है? उत्तर और पूरब दिशा में। दूसरा क्वेश्चन क्या किया उसने, आपको दिखा देती हूँ। दुकानों से विद्यालय की दिशा बताइए, यानी कि जहाँ दुकान है, ये दुकान है, और दुकान से विद्यालय, विद्यालय कहाँ? ये है, तो ये कहाँ होगा? ये पश्चिम में है तो ये पूरब में होगा। ठीक है, ऐसे दिशा का पता लगाते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। किसकी सहायता से? दिक्सूचक की सहायता से। दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक क्या है? यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई को दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, यानी कि चुंबकीय सुई जो होती है उसकी दिशा हमेशा किस में होती है? उत्तर दिशा में। किसकी? दिक्सूचक की। ये देखिए, ये है, ये दिक्सूचक की सुई उत्तर और दक्षिण में। ठीक है, दिक्सूचक से किसका पता लगाते हैं? दिशाओं का, क्योंकि इसकी चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में होती है? उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतीक का। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। ठीक है, हमने घटक पढ़ रहे थे, हमने अभी दूरी पढ़ ली है, दिशा पढ़ ली, अब प्रतीक पढ़ेंगे। तो तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों का
या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम समय में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चित्रों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। तो सबसे पहले आपको ये जो प्रतीक हैं, ये जो साइन है, इन्हें याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना था, तो इससे भी क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है। रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। देखो, बड़ी लाइन, मीटर लाइन एंड रेलवे स्टेशन। सड़कें, पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें। पक्की सड़क 2 लाइन एंड कच्ची सड़क ये, ठीक है। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये, और राज्य की थोड़ी पतली होगी और जिला में ये डॉट नहीं होंगे, ठीक है। नदी, कुआं, तालाब, शहर, पुल। नदी, ये देखो, तालाब, कुआं, तालाब एंड नहर एंड पुल, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट या टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। पोस्ट PO, पोस्ट और टेलीग्राफ PTO और पुलिस स्टेशन PS से दर्शाया जाता है मानचित्र पे। बस्ती, कब्रिस्तान, तो बस्ती ये है और कब्रिस्तान ये है। पेड़ और घास, पेड़ ये हैं और घास ये है, ठीक है। इनको आप अच्छे से देख लें, खासकर CTET वाले तो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये रूढ़ आगे पढ़ेंगे हम। ये रूढ़ प्रतीक होते हैं। कैसे प्रतीक होते हैं? ये हमारे रूढ़ प्रतीक होते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। ये जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये वाले रूढ़ प्रतीक होते हैं, ठीक है, जो इनमें दर्शाया गया था। अब देखना, आगे पढ़ते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का उपयोग जलाशय, भूरा रंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखना, नीले रंग वाला आया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो नीले रंग का आप बता सकते हो, पर आगे जो रंग है वो नहीं बता सकते हो, तो ध्यान रखना। नीले रंग का किसके लिए यूज होता है? मैप पे, जलाशयों के लिए। और भूरा रंग पर्वतों के लिए। पीला रंग पठारों के लिए। हरा रंग मैदान को दर्शाता है। फिर से एक बार बताती हूँ, नीला रंग जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। रेखा चित्र, अब बात करते हैं रेखा चित्र की। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। यानी कि एक रेखा चित्र होता है जो एक आरेखन है, जो पैमाने पर आधारित नहीं होता है। सिर्फ किस पे आधारित होता है? याददाश्त पर आधारित होता है और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है, वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रेखा चित्र। किसे कहते हैं रेखा चित्र? मतलब आपने पूछा कि मुझे इस जगह जाना है अपने फ्रेंड से, तो वो आपको अपनी याददाश्त यानी कि मेमोरी से आपको बता देगा, आप ऐसे जाएं, आगे जाकर लेफ़्ट हो जाएं, फिर राइट हो जाएं, ऐसे करके बताएगा। तो वो एक रेखा चित्र होता है, ठीक है। क्या होता है? रेखा चित्र होता है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है, ठीक है, कि यहाँ से ऐसे आए, आप ऐसे जाएं, फिर ऐसे जाएं, फिर ऐसे। तो ये रेखा चित्र, ये क्या होता है? रेखा चित्र होता है, ठीक है। अब बात करते हैं खाका।
एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। यानी कि छोटा क्षेत्र है, उसको बड़े पैमाने पर खींचा है, उसे खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र पर नहीं दिखाया जाता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, खाका क्या होता है कि मतलब कोई ऐसी जगह होती है, जैसे रूम है, रूम की हमें लंबाई चौड़ाई मानचित्र पे नहीं बताएगी कि आपके रूम की कितनी लंबाई चौड़ाई है, तो उसके लिए हम खाका तैयार करते हैं। खाका पर ही हम एग्जैक्ट रूम की लंबाई और चौड़ाई का पता लगा सकते हैं, यानी कि उसका एक पैमाना, एक रेखा चित्र खींच सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई बात इसकी। तो ये हैं आपके क्वेश्चन आंसर, और इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो ये थी आज की क्लास गाइस, ये था हमारा 4th चैप्टर। कल हमारे 5 और 6 चैप्टर हो जाएंगे और हमारी 6 की NCERT फिनिश हो जाएगी। तो आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का लिंक आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाली वीडियो का। और गाइस रोड मैप वगैरह मैंने डाल दिया है, आप जाकर वहाँ पर कौन सी बुक और कौन सी क्लासेस से अपना जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको पढ़ाई कैसे करनी है डेली टारगेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।